वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ में कनेक्टिविटी मजमूई तरक्की को फ़रोग़ देने की गरज से मेघालय में कई तरक्याती मंसूबे कौम के नाम करेंगे वक्फ। IIM शिलांग के नए कैंपस और शुमाल मशरक़ी कौंसिल की गोल्डन जुबली तक़रीबात का करेंगे इफ्तिताह। साथ ही एक अवामी इजलास से भी करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म त्रिपुरा के दौरे के दौरान 4350 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ अहम तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तफ़ीदीन को मकानात देंगी तोहफे में। साहिली सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए एक और कदम। P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल करने वाला मोरमो गांव को भारतीय बहरिया का किया जाएगा शामिल और अंदरूने मुल्क तैयार किया गया INS मोरमो गांव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे मिसाइलों से है लैस। चीन में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात की वजह से सूरत हाल संगीन। बीजिंग में मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए लगी कतारें। कोविड पर आयद पाबंदियां खत्म। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने चीन में 2023 तक कोरोना से 10 लाख से ज्यादा लोगों की अमवात का किया खदशा जाहिर। फीफा आलमी कप में मेसी या एम्बापे की सर सजेगा ताज। अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान आज होगी खिताबी जंग। दोनों टीमें तीसरी बार आलमी चैंपियन बनने के आज़म से उतरेंगी मैदान पर। तीसरे मुकाम पर क्रोएशिया ने किया कब्जा। और भारत बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत से 4 विकेट दूर। बांग्लादेश ने चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 272 रन। बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन ने 100 रनों की खेली शानदार सेंचुरी इनिंग्स। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ में राब्ते और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मेघालय में कई तरक्याती मंसूबे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म IIM शिलांग के नए कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरिक़ में राब्ते और मजमूई तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मेघालय में कई प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म IIM शिलांग के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता 120 एकड़ पर फैले इस अज़ीमुश्शान कैंपस में मुल्क की जदीद तरीन लाइब्रेरी, 4 हॉस्टल ब्लॉक्स होंगे जिनमें खेल, तफरीह और खाने समेत तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। Especially IIM Shillong, it is the only IIM in the entire Northeast. That is 8 states, and that way again we are very conscious about our huge responsibility. That it is just not only to cater to the needs of the future leaders, but it is also to cater to the local needs of all the 8 states. So this is again I think that's a proud moment for all of us. The entire IIM Shillong fraternity is looking forward that when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating this campus, I think that it is very proud moment for all of us. हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जम्मू से हूँ और कोई लोग केरला से है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विद हिम एंड लर्न। PM मोदी मेघालय में 4G मोबाइल टावर्स का इफ्तिताह करेंगे, जिससे खित्ते में वॉइस कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म न सिर्फ रियासत में बल्कि सरहदी इलाकों में राब्ते को मजबूत बनाने के लिए कई सड़कों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। दीगर प्रोजेक्टों में मशरूम डेवलपमेंट सेंटर में स्पॉन लेबोरेटरी, इंटीग्रेटेड मक्खी पालन डेवलपमेंट सेंटर और हिंदी लाइब्रेरी शामिल है, जिसका इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क, कन्वेंशन सेंटर के दूसरे मरहले समेत 6 सड़कों के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इन आने वाली सहूलियात से इलाके के लोगों के लिए रोजगार के मौके मजीद बढ़ेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शुमाल मशरिकी कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगे और एक जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शुमाल मशरिकी रियासतों में तरक्की के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करने का विजन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के कितने करीब है वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बीते 8 वर्षों में पीएम मोदी यहाँ 50 बार से ज्यादा दौरा कर चुके हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर परिषद की जो स्वर्ण जयंती समारोह बैठक हो रही है, इसमें न सिर्फ यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा हो सकेगी, बल्कि आने वाले समय में विकास के किस ऊंचे पायदान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुंचाना है, उसके लिए भी टारगेट तय किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन सुमित और अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, शिलांग। वजीर आजम आज मेघालय में IIA शिलांग को कौम के नाम वक्फ करेंगे। पीएम मोदी के IIM शिलांग के दौरे की तैयारियां कैसी हैं, हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने इस मौजू पर इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर DP गोयल से खुसूसी बातचीत की। IIM शिलांग के इस नए कैंपस में आपका स्वागत है। इस 120 एकड़ में फैला नए कैंपस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे और इस कैंपस के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर DP गोयल, जो कि डायरेक्टर है IIM शिलांग के। हमारा IIM शिलांग का परिवार है, इसके लिए ही नहीं पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं सारे के सारे, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। 7वां हमारा IIM है। टोटल इंडिया में 20 इंस्टीट्यूट्स हैं IIM से, बट हमारा जो है 7th IIM है। एंड हमें 15 साल होने वाले हैं, जो 4 जुलाई को हमारा फाउंडेशन होगा। IIM शिलांग सिर्फ शिलांग मेघालय के लिए नहीं, एक तरह से जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। एक तरह से एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि IIM शिलांग जो है, हम शिलांग में हैं, बट पूरे 8 के 8 स्टेट्स में हैं। हम सभी के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने हमारे एक सैटेलाइट कैंपस बना के हमें दे दिया, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने उसाम में, हमारे गुवाहाटी में हमारे एक कैंपस खोला है। ऐसे ही हम मणिपुर में है, मिजोरम में है, उधर नागालैंड में, मेघालय में, सभी जगह जाएंगे हम 8 के 8 स्टेट्स के लिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि हम सभी के सभी 8 स्टेट्स के लिए उनकी पॉलिसी कैसे हुआ, उनके क्या क्या इंटरवेंशन हो सकता है, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सभी के लिए हम ये काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें जो प्रधानमंत्री का नारा है 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रल हो जाने का, तो क्या क्या चीजें आप लोग कर रहे हैं? लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सभी के सभी ये सारा सोलर है। ऐसे ही हम बाकी चीजें भी सारा देख रहे हैं कि जो रूम्स हमारे अंदर हैं कि कम से कम वहां पे लाइट की जरूरत पड़े। जिस पूरे का पूरा हमारा प्रयास यही है कि इसको जितना ज्यादा अच्छा सस्टेनेबल इसको बनाया, कैंपस को बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जो नया कैंपस है इसका अनावरण करेंगे और अनवील करेंगे, और सिर्फ शिलांग मेघालय के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वरदान साबित होगा। कैमरा पर्सन सुबिन नोडियल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, शिलांग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के दौरे पर होंगे, जहां वजीर आजम हजारों करोड़ की मालियत पर मबनी तरक्याती मंसूबों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में 4350 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रधानमंत्री शहरी हाउसिंग स्कीम और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के इस्तिफादा कुनंदगान के लिए गृह प्रवेश का आगाज करेंगे। ये तमाम घर 3400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं और इससे 2 लाख से ज्यादा कुनबे मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा वजीर आजम मोदी कई प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और कई दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें अगरतला बाईपास को चौड़ा करने के मंसूबे का इफ्तिताह भी शामिल है। वजीर आजम आनंद नगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डैनियल कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगांव को आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। ये तकरीब मुंबई में वाक़ई बहरिया के डकयार्ड में मुनक़िद होगी। 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में से इस दूसरे जहाज को तकरीब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर बहरिया में शामिल किया जाएगा। इसे भारत की मुकामी एसोसिएशन ने डिजाइन किया है और इसे मजागान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने तैयार किया है। इस बहरी जहाज की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है। इस जहाज में 4 ताकतवर गैस टरबाइन लगाई गई हैं। मोरमुगांव स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों और रिमोट सेंसिंग आलात से लैस है, जो सतह से सतह पर और हवा में मार करने वाली मिसाइल, जहाज की एंटी सबमरीन जंगी सलाहियतों से पूरी तरह लैस
लैस है। इस जहाज में रॉकेट लॉन्चर्स, टारपेडो लॉन्चर्स और SAW हेलीकॉप्टर नस्ब हैं। ये जहाज मॉलिक्यूलर, बायोलॉजिकल और कीमियाई जंगी हालात से लड़ने की सलाहियत का हामिल है। इस जहाज की मुनफरिद खुसूसियत यह है कि ये तकरीबन 75% मुल्क में ही तैयार किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में जहरीली शराब से हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने जाए वक़ूअ पर तहकीकात के लिए अपनी टीम भेजने का फैसला किया है। कमीशन जानना चाहेगा कि सानिया के मुतासरीन को कहां और किस किस्म के तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कमीशन ने मुशाहिदा किया कि ज्यादातर मुतासरीन का ताल्लुक गरीब कुनबों से है और वो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कमीशन ने कहा कि रियासती हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन इलाज की सहूलतें फराहम करे। कमीशन ने कहा कि इसकी टीम रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए राहत और बाज़ाबतकारी के कामों के बारे में भी जानना चाहेगी। कमीशन रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया तौर पर बनाए जाने वाले जहरीली शराब के अड्डों को खत्म करने के लिए मुजव्वज़ा इक़दामात का भी जायजा लेगी। काबिल जिक्र है कि इससे कबल कमीशन ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल से इस वाक़े के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर लियोवर डक को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि लियोवार्ड को दूसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। भारत और आयरलैंड के दरमियान तारीख़ी रिश्तों, मुश्तरका आईनी अख्तार और कसीर जहती ताउन का हम एहतराम करते हैं। हमारी तरक्की पजीर मईशतों की मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हों। शुमाली भारत में मौसमी सरमा ने दस्तक दे दी है। ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसे में कानपुर के जूलॉजिकल पार्क के हुक्काम ने जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए उनके पिंजरों के बाहर हीटर का इंतजाम किया गया है, जबकि गोश्त खोर जानवरों के कमरों में तख्तियां भी बिछाई गई हैं। नीज जानवरों की खुराक में भी इजाफा किया गया है। इसके अलावा सब्जी खोर जानवरों के पिंजरों को पॉलीथीन से ढांप दिया गया है और रूम हीटर, बल्ब जैसी चीजों का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश में धुंध और सर्द हवा की दस्तक के बाद अब सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। कानपुर और आसपास के अजला को आज घनी धुंध ने अपनी जद में ले लिया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह आग जलाकर गरमाई लेते हुए नजर आए। चाय के स्टॉल्स पर भी लोगों का हुजूम नजर आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कानपुर में आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जौनपुर के एक छोटे से गांव में गुजर बसर करने वाले एक मजदूर के दिल में वतन परस्ती का जज्बा इस शबाब पर है कि लोग उनकी मिसाल देने लगे हैं। सोते जागते हर वक्त वो मुल्क के जांबाजों के एजाज के लिए मसरूफी अमल हैं। नाम है सर्वेश चंद्र, जिनके पास न वाफिर रकम है और न ही वक्त, लेकिन फिर भी अपने दम पर मिसाइल और फौजी हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप बना रहे हैं। पेशे से मजदूर सर्वेश चंद्र सरकारी स्कीमों की तशहीर के लिए वॉल राइटिंग भी करते हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसे अपने जुनून में खर्च कर देते हैं। अपनी शिद्दत और लगन की वजह से गांव में हर कोई उन्हें जानता पहचानता है। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, वतन परस्ती। आने वाली नस्लें उनकी सख्त मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनने वाले इस मॉडल को देखें और वतन परस्ती के जज्बे से सरशार हो जाएं। यही ये चाहते हैं। ये इलाका है यूपी में जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव तराव का, और पिछले 2 साल से सर्वेश यहाँ अपने बेसों और मेहनत के दम पर ब्रह्मोस मिसाइल और सेना के हेलीकॉप्टर का मॉडल बना रहे हैं। जो मैं बना रहा हूँ हेलीकॉप्टर और मिसाइल, इसको ऐसी जगह रखा जाए, शहीद स्मारक हो या कोई ऐतिहासिक स्थल हो, ऐसी जगह रखा जाए कि जहाँ
लोग आए जाएं, उससे प्रेरणा लें और अपने अंदर देशभक्ति लाएं। भले ही सेल्फी पॉइंट बने तो क्या, सेल्फी ही खींचे तो क्या, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति बनी रहे। बहादुर जवानों की याद में अपने जादुई हाथों से तराश कर हेलीकॉप्टर बना रहे सर्वेश को ये तरगीब शहीदों के एजाज में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा से मिली। फौज में जाकर मुल्क की खिदमत करने का उनका ख्वाब भले ही पूरा नहीं हो सका, मगर वो जुनून इन्हें हमेशा कुछ अलग करने की तरगीब देता है। जब मैंने एक बार जो है तिरंगा यात्रा यहाँ निकाला तो सर्वेश भाई ने जो है रैली में 4 चांद लगा दिया। इन्होंने जो है हमारे जो आर्मी के जो वेपन है, जैसे इन्होंने रॉकेट लॉन्चर है ना, AK-47, एसलार, मतलब 4-5 जो है हमने जो दिखाया था, जो हमने क्या बोलते छवि दिखाया था जो है, जो सैनिकों के साथ साथ, वो इतना महत्वपूर्ण और इतना हुआ कि चर्चा का विषय था पूरे जौनपुर में जो है। गुज़िश्ता 2 साल से लगातार इस काम में लगकर पैसों की कमी के बावजूद अपना ख्वाब हकीकत में बदलते सर्वेश की अगर सही तरीके से हौसला अफजाई की जाए तो वतन परस्ती के जज्बे से सराबोर ये नौजवान न जाने और कितने करामात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में सियाहती कैंप साइट के इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 24 हो गई, जबकि 9 अफराद ताहाल लापता हैं। राहत व बचाव कामकाज जारी है। राहत व बचाव कामकाज के लिए टीमें जाए वक़ूफ़ पर तैनात हैं। सनीचर को जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमदादी कारकुनों ने मलबे से मां और उसके बेटी की लाशें बरामद की थीं। तोदे गिरने का वाकया कोलालमपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बस्ती सेलोंगूर के बटांग काली में एक कैंप साइट पर पेश आया। आला हुकाम के मुताबिक वाक़े के वक्त 90 से ज़ायद अफराद वहां मौजूद थे। वाक़े के वक्त लोग सो रहे थे और उसी वक्त कैंप से 30 मीटर ऊंची सड़क से सियाहती मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई और तकरीबन 3 एकड़ अराजी इसकी जद में आ गई। इस वाक़े में ज्यादातर खानदान वो थे जो साल के आखिर में स्कूल की छुट्टियों में छुट्टियां गुजारने आए थे। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने जाए वक़ूफ़ का दौरा किया और मुतासरीन और उनके अहले खाना को माली इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। चीन में कोरोना से होने वाली अमवात के हवाले से जारी रिपोर्ट ने चीन की तशवीश में इजाफा कर दिया है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने अंदाजा लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना की वजह से 10 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो जाएंगे। यह अंदाजा चीन में कोविड पाबंदियों के खात्मे के बाद की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। अंदाजों के मुताबिक चीन में अप्रैल के अवाइल में कोरोना के मामलात में इजाफा हो सकता है। उस वक्त तक अमवात की तादाद 3,22,000 तक पहुंचने का इम्कान है। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मरे के मुताबिक अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी होगी। और महीनों से जारी रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस के आला हुक्काम ने दावा किया कि यूक्रेनी फौज ने डोनेट्स्क के इलाके में फायरिंग की। आज गोलाबारी के नतीजे में शहर के बड़ी वेस्की इलाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। गोलाबारी के बाद लोग तबाहशुदा मकानात से मलबा हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। रूस की वजारत दिफा ने भारी हथियारों की वीडियो जारी की है। यह हथियार रूस ने जुमे को यूक्रेन पर हमलों के दौरान इस्तेमाल किए थे। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि यह हथियार यूक्रेन के फौजी सनती कैंपस, तवानाई और फौजी इंतजामी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। रूस ने भी दावा किया कि असलाह, फौजी साजो सामान और गोला बारूद तैयार करने वाले यूक्रेन के प्लांट को बंद कर दिया गया है। रूस के मुसलसल मिसाइल हमलों ने गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन में बिजली सप्लाई का बहरान पैदा कर दिया था। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि तकरीबन 60 लाख अफराद को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हालांकि बहाली से मुताल्लिक काम अभी भी जारी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुल्क में पानी की फराहमी का बहरान अभी है क्योंकि जंगज़दा इलाके पानी की सप्लाई से मुतासिर हुए हैं। काबिल जिक्र है कि जुमे को रूस ने यूक्रेन के पावर एस्टिंगो निशाना बनाया हुआ था। 70 से ज्यादा मिसाइल हमले किए थे, जिन्हें जंग के आगाज के बाद से सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन को मुल्क के कुछ हिस्सों में हंगामी ब्लैकआउट नाफिज भी करना पड़ा था।
और नाज़रीन, अब आइए नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। और अखबारात के जायजे में सबसे पहले आइए नजर डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। और सारे ही अखबारात ने कई ऐसी अहम खबरें हैं जिन्हें शाये किया है। अगर हम हिंदुस्तान एक्सप्रेस की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, बिल्किस बानो को अदालत उज़्मा से एक बड़ा झटका लगा है। 11 मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज करने वाली दो दरख्वास्तों में से एक को खारिज कर दिया गया है। और नाजरीन, आइए नजर डाल लेते हैं हम रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है कि मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन की सरहद पर नजर आ रहा है। ये बयान है CDS का। और इसी अखबार की अगली खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। अगली खबर है इसकी कि दुनिया की माली में अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन फौजियों पर हमले की मजम्मत की है। गुटरेज का ये कहना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर हैं गुटरेज और उनका ये बयान है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग हो गई है और इसमें कई अहम फैसले भी लिए जा चुके हैं। और अब नजर डाल लेते हैं हमारा समाज की एक और सुर्खी पर। रूस का यूक्रेनी इलाकों में शदीद बमबारी हो गई है। यूरोपीय यूनियन की रूस की क्रेमलिन दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत भी की गई है। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब पर। इनकलाब की ये सुर्खी है कि रवा मौसम का सर्द तरीन दिन हफ्ता रहा, यानी कल का दिन रहा, और लोगों ने अलाव जलाकर सर्दी को कम करने की कोशिश की है। और अगली खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। 2023 तक मुल्क से मेजल और रूबेला बीमारी का जो खात्मा है वो उसको बता रहे हैं कि उसका जो अहद है वो खात्मा हो जाएगा। यूनिसेफ का ये बयान है। यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम मुंबई में मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गया है जिसमें ये अहद लिया गया है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है कि मेसी के पास वर्ल्ड कप जीतने का ये आखिरी मौका होगा। एम्बापे भी 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार हैं और कतर वर्ल्ड कप का फाइनल आज। तो आइए नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि कतर आलमी कैंप क्रोएशिया ने मराकश को हराकर तीसरा मुकाम हासिल किया। हफ्ते की शाम खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले में क्रोएशिया ने मराकश को 2-1 के फर्क से शिकस्त दी। मैच के तीनों गोल पहले हाफ में हुए। क्रोएशिया के गार्डियोल ने मैच के 7वें मिनट में पहला गोल करके अपनी टीम को 1-0 से सबकत दिलाई। इसके फौरन बाद 90 मिनट में मराकश के अशरफ दरी ने हेडर से गोल करके मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम से चंद मिनट कबल मिस्लेव ऑर्किक ने अपनी टीम का दूसरा गोल करके क्रोएशिया को 2-1 की फैसलाकुन सबकत दिला दी। मैच के दूसरे हाफ में किसी भी टीम को कामयाबी नहीं मिली और मैच 2-1 से क्रोएशिया के नाम रहा। और फीफा आलमी कप का 2022 का फाइनल मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस और 2 मरतबा की चैंपियन अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। फ्रांस को जीतने की जिम्मेदारी स्टार स्ट्राइकर काइलिन एम्बापे और ओलिवर जेरो जैसे खिलाड़ियों के कंधों पर होगी। इसके साथ ही अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी फाइनल मैच जीतकर खिताब हासिल करने के बाद आलमी कप को अलविदा कहने के लिए पुरअज़्म हैं। मेसी के सामने दिफाई चैंपियन फ्रांस है जिसे हराना इसके लिए चैलेंज होगा। फ्रांस मुसलसल दूसरा आलमी कप जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, जबकि अर्जेंटीना की टीम भी आलमी कप का खिताब जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। दोनों टीमें 2-2 मरतबा ये ट्रॉफी जीत चुकी हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच चटगाम में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बना लिए हैं। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन की जरूरत है। वहीं भारत की टीम को ये मैच जीतने के लिए 4 विकेट लेने होंगे। हफ्ते को खेल के अख्ताम तक बांग्लादेश के कप्तान शिकोबुल हसन 40 और मेहदी हसन मिराज 9 रन पर खेल रहे थे। भारत को जीतने के लिए इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी है। इससे कबल तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 2 विकेटों के नुकसान पर 258 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया। भारत की जानिब से शुभम गिल ने 110 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 102 रन बनाए और
नॉट बारी खेली और काबिल जिक्र यह है कि बांग्लादेश की पहले इनिंग्स 150 रन पर सिमट गई और भारत को पहले इनिंग्स की बुनियाद पर 254 रन की मजबूत बढ़तरी हासिल थी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच चटगाम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 4 दिन का खेल हो चुका है। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए हैं। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रनों की जरूरत है। साथ ही भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 4 विकेट लेने होंगे। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।